हेलो लर्नर्स, हम सेवन्थ क्लास के 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन जो हिस्ट्री का एक चैप्टर है, 10th चैप्टर, उसके 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने आगे के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड चैप्टर होंगे जो आपको हर लाइन पढ़ के इसमें हम पढ़ेंगे आगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। हम यहाँ से शुरू करने वाले थे। पेज नंबर है 147 यानी 147। यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो हमने पहले देखा कि किस तरह से मुग़लों से जो थे वो मुग़लों का जो आधिपत्य था वो कम होने लगा था, और कौन-कौन से जो राज्य थे वो ज़्यादा स्वतंत्र हो चले थे। वो है अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो वहाँ किस तरह से उन्होंने अपने राजस्व ग्रहण का पूरा सिस्टम बदला, पूरा एक ढांचा जो था वो बदला, जिससे वो मुग़लों से स्वतंत्र हो सकें। तो अब हम एक तीसरी कैटेगरी का आज हम पढ़ेंगे, जिसमें आते हैं सिख और मराठा और जाट। ये इनका रुख कैसा था मुग़लों के लिए, ये हम आज देखेंगे। तो इसे ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। अध्याय 8 में आपने पढ़ा है कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में यानी 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। यानी हमें पता चलता है कि सिखों ने राजपूतों के खिलाफ और मुगलों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में उसे मार दिया गया। तो किस तरह से सिख अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे मुगलों से, ये इसमें बताया गया है। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने अपने पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में उन्हें संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। तो ये उनके एक संगठन का नाम था। जत्थे और मिसले ये छोटे छोटे संगठन थे और इनका एक बड़ा ग्रुप दल खालसा कहलाता था। ठीक है, उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में भी सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। क्या है ये राखी व्यवस्था, देखते हैं। उससे पहले आप इस पेज में जो ये चित्र बने हैं उन्हें भी ध्यान से देखिए। खालसा से क्या अभिप्राय है, क्या आपको याद है कि इसके बारे में आपने पढ़ा है अध्याय 8 में। ये आपको जो एक पाठगत जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स आपको पाठ को समझने में अधिक सहायता देंगे, तो इनको भी देखते चलिए। और ये है महाराजा रणजीत सिंह की तलवार। इन्होंने पंजाब में काफ़ी समय तक इन्होंने शासन किया। और ये हैं 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का एक चित्र, जिन्हें आप घोड़े पे बैठा हुआ देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 49। तो इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, राखी व्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा, ये उनका नारा था। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली जो अफगान थे उनके खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, हालांकि अहमद शाह अब्दाली इन पर भारी पड़े, तो खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा करी। और यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। तो बंदा बहादुर के समय से ही सिक्के गढ़ने की प्रथा शुरू हो गई थी। यानी इनका इतना अधिकार हो गया था उस क्षेत्र में कि इन्होंने अपने सिक्के भी चलाने शुरू कर दिए। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक थे महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं था, तो जो सिंध का एरिया था पूरा, जो आज का मौजूदा पाकिस्तान है, और इधर पंजाब हो गया और दिल्ली का भी काफ़ी हिस्सा, यहाँ यमुना तक का इनका पूरा एक एरिया इतने मजबूत हो चुके थे। अब हम देखते हैं मराठों ने क्या किया। मराठों का जो रुख था वो मुगलों के प्रति कैसा था। मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी, आपने सभी ने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा इनका।
इन्होंने 1627 से 1680 ने इन्होंने शक्तिशाली योद्धा परिवारों यानी देशमुख, अभी आपने कोई एक कास्ट का नाम है, लेकिन उस समय देशमुख यानी योद्धा परिवार थे। इनकी सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना करी, मराठा राज्य की। अत्यंत गतिशील कृषक, पशुचारक, पशु इनको कुणबी कहते थे। तो जो ये शब्द हैं, इनको आप ध्यान देते हुए चलिए, इनको अंडरलाइन करते हुए चलिए, क्योंकि यही चीज़ आपके एग्जाम्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या किया कि मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। तो ये जो कुणबी मराठा थे, इनकी सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया था। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति जो थी वो चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। तो ये जो चित्पावन ब्राह्मण का जो जो परिवार होते थे, उनके वहाँ के लोग जो थे वो प्रधानमंत्री थे उस वक्त, राजा के बहुत ही मुख्य एक सलाहकार थे, और इन्हें मंत्री जो था उनमें भी सर्वोच्च स्थान दिया गया था। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य था कि वो मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर ना लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहर कस्बों पर हमला बोल देते थे, और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते जहाँ रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। यानी उन्होंने उन युद्ध की उन परिस्थितियों का जो था फ़ायदा उठाया जिसमें वे मुगलों पर भारी पड़ सकें। इन्हें आप गुरिल्ला युद्ध या छापा मार युद्ध की नीति भी इन्हें कह सकते हैं। आगे देखते हैं शिवाजी का रूप चित्र। ये देखिए, इनका एक चित्र बनाया गया है शिवाजी का। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिसमें अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा पूर्णदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पराठों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्ति बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला, जिसका मैं अभी आपसे जिक्र कर रही थी, इसका प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथ और सरदेशमुखी जो इनकी कर प्रणाली थी। तो आप इसको ध्यान में रखिए। चलते हैं 150 पेज पर। ये देखिए, चौथ और सरदेशमुखी के बारे में पढ़ ही लेते हैं, यहाँ इन्होंने अलग से दिया भी हुआ है। चौथ क्या था? जैसा भी चौथा भाग, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। सरदेशमुखी कैसा कर था? दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा सरदेशमुखी कहा जाता था, और ये जो था चौथ, ये है 25%। अब हैं बालाजी, माफ़ कीजिएगा, बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है, तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। कौन? बाजीराव प्रथम। तो इनका एक छोटा सा परिचय दिया है। फिर हम देखते हैं कि 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने शनै शनै यानी धीरे धीरे और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। तो ये इतना इम्पोर्टेंट एक क्षेत्रीय राज्य बन गया कि इन्होंने मुगलों से टक्कर ली, और टक्कर ही नहीं ली बल्कि उनके अधिकार क्षेत्र में जो राज्य थे उन्हें भी उनसे छीन लिया। 1730 तक के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। ठीक है, डेक्कन का जो पठार है, भारत का ये नक्शा आपको अगर है, तो डेक्कन के पठार का जो अधिपति यानी यहाँ का जो राजा था, वो उन्हें मान लिया गया। इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी उन्हें मिल गया। 1737 में यानी 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान, पंजाब, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण में कर्नाटक, तमिल, तेलुगु प्रदेशों तक का ये फैलने लगा। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। तो मराठा जो प्रभाव था, मराठों का प्रभाव वो इतनी जगह तक पूरे भारत के एक बहुत बड़े भाग में फैलने लगा। हालांकि उन्होंने औपचारिक रूप से तो इसे अपने
सीमाओं में शामिल नहीं किया, लेकिन वहाँ के जो क्षेत्रीय जो शासक थे, उन्हें भेंट दे दिया करते थे। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। तो जो ये तीसरी लड़ाई थी अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ, उन्होंने हार चुके थे। क्यों? क्योंकि अन्य शासकों ने कोई भी उनकी सहायता नहीं की थी। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। अब किसी भी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की जाने लगती। कृषि को प्रोत्साहित किया गया, व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। तो जैसा कि बच्चों मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी राज्य की शक्ति होती है धन, और धन से जो संसाधन उन्हें मिलते हैं उसी के आधार पर वो शक्तिशाली बन पाते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो उनके पास एक साधन होता है वो है कर। और उनकी जिस शासन की कर व्यवस्था जितनी प्रभावी होगी, जितनी सशक्त होगी, उतना ही वह शासन फलेगा और फूलेगा। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में, इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे। वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में भी कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को भी बढ़ाकर दक्षिण में पुणे, नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ, इलाहाबाद को भी शामिल कर लिया। यानी मराठा जहाँ भी गए उन नगरों का उन्होंने विकास किया, और वहाँ का व्यापार जो था वो उसके दायरे अब बहुत बढ़ने लगे। वो सिर्फ एक ही क्षेत्र तक संकुचित नहीं रहा। आगे देखते हैं। अब मराठों की तो रही ये बात, हमने मराठा पढ़ा, सिख पढ़ा। अब हम देखते हैं जाट। जो जाट थे उनका क्या रुख था मुगलों के प्रति। ठीक है, तो जैसा कि इस पाठ का नाम ही है कि जो नए राजनीतिक गठन होने लगे, ये आखिर कैसे, किस तरह से पनपे और कैसे फले फूले। तो ये देखते हैं जाट। जाट अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ करी। अपने नेता चूड़ामन, इनका नाम ध्यान रखिए, के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण किया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली आगरा के दो शाही शहरों के बीच क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन बैठे। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत, बल्लभगढ़ जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए ये जो शहर थे। ठीक है, सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में यानी 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली पर कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए, और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। कौन? नादिर शाह का पुत्र। जब जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया था, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहाँ के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारत उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। अध्याय 5 और 9 दोनों के चित्र 12 को देखें। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक चित्र दिया गया है 18वीं शताब्दी का दीग का राजमहल, जिसके बारे में ऊपर बात हो रही है। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बांग्ला गुंबद पर गौर करें। तो ये जो एरिया है इसे बांग्ला गुंबद कहा जाता है। अब जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची। यानी जो जाट जो जितने भी वो हुए राजनीतिक गठन हुए, उनमें से सूरजमल जो था वो महत्वपूर्ण राजा था। इन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को, आधुनिक राजस्थान में है जो, इन यहाँ संगठित किया है। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले महल बनवाए, जिसमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। 18वीं शताब्दी का दीग का किला आप देख चुके हैं। तो ये रहा आज, हमने इस चैप्टर को पूरा कर लिया है। इससे पहले भी 2 इस पर भाग बनाए जा चुके हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखें।
तो आपको ये पूरा चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद।